हमारे पास डीएसएलआर कैमरा है और वो दो तरह का होता है, ये बात आपको याद रखनी है, फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर। अगर आपका बजट कम है, आपको बहुत बड़े स्केल पे एक होता है कि प्रोफेशनल भी फोटोग्राफी कई तरह की होती है, आप कोई फैशन शूट कर रहे हैं हायर लेवल पे, तो आप अवॉइड करेंगे क्रॉप सेंसर को, आप फुल फ्रेम पर जाएंगे। लेकिन अगर आप एक मीडियम लेवल के फोटोग्राफर हैं, आपका बजट कम है, आपके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते, तो आप क्रॉप सेंसर को यूज कर सकते हो। दूसरे जो हमारे कैमरे हैं जो बिल्कुल आधुनिक हैं, मिररलेस, ये बिल्कुल नई तकनीक है। आज मतलब आप जब कैमरा खरीदने जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहले कि आप या तो डीएसएलआर कैमरा ले सकते हैं या आप मिररलेस ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिररलेस लें। उसका कारण क्या है कि ये नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिररलेस। इस कैमरा में होता क्या है कि जब फोटो हमारे सेंसर पर, जब लाइट हमारी जाती है सेंसर पर, तो एक मिरर के थ्रू वो कैमरे के अंदर जो हमारा डिवाइस है जो उसको कन्वर्ट करता है एक इमेज में, इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, तो वो उस मिरर के माध्यम से जाता है। वो आज भी डीएसएलआर यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कैमरे खराब होते हैं, लेकिन उनमें कुछ नए फंक्शन भी आ गए हैं डीएसएलआर के कंपैरिजन में। अगर हम देखें जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, इन कैमरों में क्या होता है कि जब हम फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि हमारी फोटो कैसे आएगी। जैसे हमें आईएसओ घटाना है, बढ़ाना है, कितनी डार्क या ब्राइट फोटो आएगी, वो हमें फोटो के क्लिक करने के बाद पता चलता है, क्योंकि वो लाइव नहीं दिखाता। लेकिन अब जो लेटेस्ट कैमरे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आ गया है। जब आप फोटो क्लिक करते हैं, एग्जैक्टली जैसी फोटो आपको व्यू फाइंडर में दिखाई दे रही है, वैसी ही फोटो आपको बाद में क्लिक होके उसकी आउटपुट मिलेगी। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर आपको उस कैमरे में मिल जाते हैं। तो मिररलेस भी फर्दर फिर दो तरह के होते हैं, जैसे कि हमने डीएसएलआर में बताया था, क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम। इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही है। क्रॉप सेंसर सस्ते होते हैं, फुल फ्रेम के कंपैरिजन में क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। तो फुल फ्रेम कैमरे और क्रॉप सेंसर मिररलेस में भी आपको मिलते हैं। डीएसएलआर आपका कुछ इस तरह का दिखता है जैसे कि आप यूज कर ही रहे हैं, और मिररलेस इस तरह का दिखता है। तो स्लाइटली चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो बॉडी होती है कैमरे की लगभग इसी तरह की होती है अलग अलग कंपनीज के जब आप कैमरे प्रयोग करते हैं मिररलेस। अब जब आपने कैमरा खरीद लिया, उसके बाद उसको यूज करने की बात आती है। आपने एक बार कैमरा सिलेक्ट कर लिया, उसको खरीद लिया, अब हमें उसको यूज करना है। तो बेसिक चीजें कैमरे की, तो सबसे पहले आपको ये डायल मिलता है कैमरे में। इस डायल को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ चीजें ए, एम, एस, पी, इस तरह के कुछ ये अलग अलग आपको चीजें लिखी हुई मिलती हैं। ये डायल होता है, आप इसको घुमाकर आप जिस भी मोड पर जाना चाहते हैं उस मोड पर जा सकते हैं। बेसिकली ये अलग अलग मोड्स हैं, जैसे पी मोड है आपका, फिर ए फॉर ऑटो मोड है, एस फॉर आपका स्लो एंड एम फॉर मोशन, ये मोड्स हैं अलग अलग। और मिस्टर में एम आर जो लिखा हुआ है उसमें आपको कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं। उसके बाद वाला वीडियो मोड है, फिर एस एंड क्यू स्लो मोशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, फिर पैनोरमा और SCN में भी आपको कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल मिलते हैं। अब हम जो इसमें इंपॉर्टेंट है, हम बात करते हैं P की और A की, सॉरी S की और P की। A और S की हम पहले बात करते हैं। A फॉर एपर्चर प्रायोरिटी। आप सबको पता होगा कि कैमरे में एक मैकेनिकल डिवाइस होता है एपर्चर। बेसिकली कैमरे में नहीं होता, लेंस में होता है। एपर्चर एक डिवाइस होता है कि आपके कैमरे में कितनी ज्यादा लाइट एंटर करेगी, कितनी लाइट सेंसर को मिलेगी, ये डिसाइड करने के लिए लेंस के अंदर एक डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसे हम एपर्चर कहते हैं। तो आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की लाइट्स की आवश्यकता होती है। कहीं पर ज्यादा लाइट है तो हमें उसे कम करना होता है, कम लाइट है तो हम चाहते हैं कि जितनी ज्यादा बढ़ जाए। और उसके साथ साथ आपने एक चीज सुनी होगी, शैलो बैकग्राउंड, जिसे हम ब्लर बैकग्राउंड कह देते हैं। आजकल चल रहा है ना कि जब हम पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हैं तो हमारी बैकग्राउंड ब्लर बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो उभर कर सामने आता है। तो जब आप प्रोफेशनल, आपके मोबाइल्स में तो पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है,
लेकिन कैमरे से वो ब्लर कैसे करेंगे? तो कैमरे से ब्लर करने के लिए हमें एपर्चर को सबसे जो वाइडेस्ट वाला नंबर है उसमें सबसे ज्यादा वाइड ओपन करना होता है। तो वो हम बात करेंगे कि क्या नंबर होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, आगे बात करेंगे। तो अब वैसे तो हम फोटोग्राफी मैनुअल मोड पे करेंगे, जो इसमें एम लिखा होगा, मैनुअल मोड की बात कर रहे हैं हम। ऑटोमेटिक पे तो जो बिगिनर्स हैं, जिनको फंक्शन नहीं आते, वो लोग, क्योंकि आप कैमरे को बिल्कुल उसके जो उसकी बेस्ट उसकी आउटपुट हो सकती है, ए मोड पर हम वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको सारी चीजें एडजस्ट करके दे देता है। लेकिन आप एक सर्टेन तरह का इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ए मोड पर वो नहीं होगा, ऑटोमेटिक मोड पर वो नहीं होगा। तो लेकिन आप ए मोड ऑटोमेटिक मोड पर भी फोटो नहीं खींचना चाहते और मैनुअल मोड आपको भी आता नहीं है, तो जो शुरुआत आप मैनुअल मोड पर जाने की करते हो ना, सबसे पहले एपर्चर मोड से करते हो, ए मोड से। इससे क्या होगा कि आप एपर्चर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लीजिए। आपने एपर्चर सेट करना है, आईएसओ को वो अपने आप ही सेट कर लेगा, और शटर को भी, शटर और आईएसओ अपने आप सेट कर देगा कैमरा, आपने खाली एपर्चर को सेट करना है। और सिमिलरली एस मोड, आपको शटर को एडजस्ट करना है, जितना शटर आपको चाहिए एपर्चर और आईएसओ अपने आप ही सेट कर देगा कैमरा। तो ये दो मोड्स हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर हमारा एम मोड आ जाता है, जो आपको सबसे ज्यादा यूज करना होता है, जो आपको यूज करना चाहिए, जो आपको सीखना है अगर आप फोटोग्राफी में जाना चाहते हैं, मैनुअल मोड। अब इसमें आपको शटर भी अपने आप एडजस्ट करना है, आपको आईएसओ भी अपने आप एडजस्ट करना है, और एपर्चर भी। आपने कैमरे का चुनाव कर लिया, फिर आपने ये भी समझ लिया कि मुझे किस एरिया में जाना है फोटोग्राफी के। अब आपको लेंस का चुनाव करना है कि हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। लेकिन क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम अभी कोई प्रोफेशनल तो नहीं बने, लेकिन हम एक अच्छे लेंस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए हमें लेंस को समझना पड़ेगा कि हमें कहां पर कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आजकल बहुत फेमस प्राइम लेंस, ये बहुत फेमस है आजकल प्राइम लेंस। प्राइम लेंस ऐसे लेंसेज को कहते हैं जिनमें जूम का फंक्शन नहीं होता, उनकी एक सेट फोकल लेंथ होती है, मतलब जूम नहीं कर पाओगे आप उसमें। नॉर्मली हम जूम करते हैं ना कैमरे में, उसमें जूम का फंक्शन होगा ही नहीं, उसमें फिक्स फोकल लेंथ होगी। और वो फोकल लेंथ क्या क्या होती है नॉर्मली, वैसे बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल के लिए बताई है। 16 mm, 30 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm। अब ये लेंस क्यों पॉपुलर हैं और इन्हें क्यों यूज करते हैं, ये बात आती है। प्राइम लेंस की खासियत ये होती है कि इन लेंस में आपको एपर्चर जो है ना, आपको वाइड मिल जाता है, वाइड एपर्चर आपको इनमें मिलता है। इसलिए अब देखो, ये तो जूम भी नहीं कर रहा। आप ये कहोगे कि मेरे को तो, अगर आपको सपोज मैं सर की फोटो खींचना चाहता हूँ और मेरे पास 30 mm का लेंस है, तो मुझे सर के पास जाना पड़ेगा, लेंस में कोई ऑप्शन नहीं है जूम करने का। या मैं कोई कम स्पेस है और मैं यहाँ पे बैठे हुए इंसान की फोटो खींचना चाहता हूँ, तो मुझे खुद पीछे जाना पड़ेगा, मेरे पास कैमरे में कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं जूम के माध्यम से आगे या पीछे जा पाऊँ। तो आप कहेंगे तो बड़ा बेकार लेंस है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना कि वाइडर एपर्चर आपको मिलता है, ये इसको एक बेहतरीन लेंस बनाता है। वाइडर एपर्चर का क्या मतलब है? वाइडर एपर्चर का मतलब ये है कि आपको ज्यादा लाइट मिलेगी। जो जूम लेंस है उनमें वाइडर एपर्चर आपको नहीं मिलते, वाइड एंगल लेंस। जब हमें वाइड एरिया कवर करना हो तब हम वाइड एंगल लेंस को यूज करते हैं। वाइड एंगल लेंस जो है नॉर्मली हम 35 mm से कम के जो लेंस होते हैं, जिनकी फोकल लेंथ 35 से कम है, उनको हम वाइड एंगल लेंस कहते हैं। जब हमें ग्रुप्स की फोटो खींचनी हो या वीडियोस बनानी हो, जैसे हम स्टेज को कवर करते हुए आपने एक चीज देखी होगी, अगर कभी आपने स्टेज की कोई फोटो, स्टेज पे फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो होता क्या है कि अगर हम जूम करते हैं तो वो कट जाता है, बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं, और हम दूर से बनाते हैं अगर जूम नहीं करते तो वो इतना ज्यादा ऐसे दिखाई देता है कि वो दिखाई नहीं देता कि आगे कौन परफॉर्मेंस कर रहा है। तो वाइड एंगल लेंस जो है इस चीज को जो है हमारी इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। फिर है जूम लेंस। नॉर्मल लेंस जैसे ये हमारे पास जूम लेंस है, जिनसे हम जूम कर सकते हैं, उनको हम जूम लेंस कहते हैं।
फिर हमारे पास है टेलीफोटो। इसमें गड़बड़ करते हैं अधिकतर स्टूडेंट हमारे टेलीफोटो में। टेलीफोटो लेंस जूम लेंस भी हो सकता है, प्राइम लेंस भी हो सकता है। मैं बता चुका हूं ना, जूम लेंस क्या है, जिसमें हम जूम कर सकते हैं, और प्राइम लेंस कौन सा होता है, जिसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, उसे हम प्राइम लेंस कहते हैं। तो टेलीफोटो लेंस हम उन लेंस को कहते हैं जिनकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मली 70 से ज्यादा या 100 से ज्यादा, उनको हम टेलीफोटो लेंस कहते हैं। जैसे ये 18-55 का लेंस है, ये टेलीफोटो नहीं है, ये जूम है, इसे जूम कर सकते हो आप। ये टेलीफोटो नहीं है, लेकिन ये एक लेंस रखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जो फोकल लेंथ है 70-300 है, ये टेलीफोटो लेंस है। जब हम बहुत दूर की फोटो खींचना चाहते हैं, मान लिया आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप टाइगर के नजदीक नहीं जा सकते, या आप चिड़िया की फोटो खींचना चाहते हैं, पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो आपके सब्जेक्ट को नजदीक से दिखा सके, उसके लिए आप टेलीफोटो लेंस खरीदते हैं। अब मान लिया आपने कैमरा खरीदा और आपने साथ में ले लिया टेलीफोटो लेंस, ये ले लिया 70-300 का, आपको खींचने हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, इससे कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 70 mm से तो इसकी फोकल लेंथ शुरू हो रही है। अगर इस छोटे से रूम में हमें कोई पोर्ट्रेट खींचना है, ये लेंस कामयाब ही नहीं है, वहां पे आपको ये लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी फोकल लेंथ इसके यूज, ये पोर्ट्रेट के लिए है ही नहीं। ये इसी तरह जब हम दूर की फोटो खींचना चाहते हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप क्रिकेटर्स की फोटो खींचना चाहते हैं, ये लेंस काम ही नहीं करेगा वहां पे, उसके नजदीक ही नहीं जा पाएंगे आप, तो आपको एक टेलीफोटो लेंस खरीदना पड़ेगा। तो ये होते हैं टेलीफोटो लेंस। फिर मैक्रो लेंस, जब आप बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की फोटो खींचना चाहते हैं, किसी छोटी सी चींटी की फोटो आप अपने फोन से नहीं खींच पाएंगे, ब्लर हो जाएगी, वो फोकस में नहीं आएगी आपके, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना। बहुत छोटी सी चीज की फोटो, बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं, या और कोई छोटा सा प्रोडक्ट हो, जैसे अंगूठी में लगने वाला हीरा हो या अंगूठी हो अपने आप में, उसकी फोटो अगर आप खींचेंगे भी, वो शार्प नहीं आएगी, उसमें शार्पनेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेंस है वो मैक्रो लेंस नहीं है। मैक्रो लेंस यानी कि जब हम छोटे ऑब्जेक्ट्स की फोटो खींचना चाहते हैं, उसके लिए जो लेंस होता है, उस लेंस का जो डिजाइन होता है, उसमें जो एलिमेंट्स यूज किए होते हैं, वो उन चीजों को फोकस में, यानी कि आप किसी चीज को बहुत नजदीक से फोकस करना चाहते हैं, उन लेंस को हम मैक्रो लेंस कहते हैं, और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बहुत यूज होते हैं मैक्रो लेंस। अब ये अलग अलग डिजाइन है। आप जब एक बार फोटोग्राफी करने लगेंगे, जब आपका पीयर ग्रुप ऐसा होगा कि वो फोटोग्राफर्स हैं, तो आप धीरे धीरे आप लेंस को देखकर ही बिना पढ़े ही आप बताने लग जाते हैं कि ये लेंस कौन सा है, ये प्राइम लेंस है, ये जूम लेंस है, ये टेलीफोटो लेंस है। तो ये अलग अलग शेड के हिसाब से भी आपको पहचान होने लग जाती है लेंस। तो अब इसको ध्यान से देखिए, एपर्चर जो है आपके कैमरे के अंदर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। जब मैं इसको ऐसे जूम इन जूम आउट करूंगा, इसके अंदर ब्लेड्स होते हैं, वो ब्लेड्स जब एपर्चर कम होगा, तो वो जब वैल्यू कम होगी ना, देखो यहाँ पर ध्यान से, जब 1.4 है ना वैल्यू, तो ये वाइड ओपन हो रहा है, ये अलाउ करता है कितनी लाइट कैमरे के अंदर जाएगी। जब नंबर कम है तब एपर्चर ज्यादा ओपन है, जब नंबर ज्यादा है तो एपर्चर कम ओपन है, ये उल्टा चलता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना एपर्चर की। तो जब अब एक सिनेरियो है आपके सामने, मैं फोटोग्राफी करने बाहर चला गया सनलाइट में, और वहां पर मैंने क्या देखा, जब मैं फोटो खींचने का प्रयास कर रहा हूँ तो लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैं एपर्चर के साथ क्या कर सकता हूँ, कम, क्या कम, वैल्यू कम या एपर्चर कम, वैल्यू शटर कम कर देंगे, उसकी वैल्यू ज्यादा कर देंगे। नहीं, एपर्चर के बारे में बताओ आप, शटर पे फिर आते हैं। एपर्चर ज्यादा करेंगे फिर उसका, यस, लाइट घटानी है ना, तो एपर्चर की वैल्यू को बढ़ा देंगे। वैल्यू बढ़ने से तो एपर्चर छोटा होगा ना, तो हमें तो लाइट को घटाना है। तो ये तो होता है एपर्चर, और ये एफ के साथ लिखते हैं, इसको एफ स्टॉप भी कहते हैं। तो ये होता है एफ नंबर, इसमें लिखा है ना एफ 1.4, 2, 2.8 ऐसे लिखा हुआ है। दूसरी बात करते हैं हम शटर की। शटर को हम कैसे लिखते हैं, ये होता है कि इसमें कितना, इसमें क्या था, एपर्चर में कितनी लाइट कैमरे के अंदर जाएगी, और शटर हमारा क्या डिसाइड करता है कि लाइट
कितनी देर तक अंदर स्टे करेगी, कितनी देर तक उसको लाइट मिलेगी, ये डिसाइड करता है शटर। और जब लाइट ज्यादा देर तक हम अलाउ करेंगे कि हमारे कैमरे के अंदर जाए तो उसकी लाइट बढ़ जाएगी, यानी कि फोटो जो है वो वेल एक्सपोज्ड होगी। बहुत ज्यादा अलाउ कर दिया तो ओवर एक्सपोज्ड हो जाएगी, कम अलाउ किया तो अंडर एक्सपोज्ड हो जाएगी। लाइट ज्यादा है, उसको कट करना है तो वो उसको बैलेंस कर देगी। तो शटर को हम तो इस सेकंड्स में लिखा जाता है 1/2, यानी कि 1 सेकंड के 2 हिस्से तक सेकंड, यानी कि आधे सेकंड लाइट उसको मिलेगी। लेकिन ये बहुत कम स्पीड होती है 1/2, तो हमें देखने में लग सकता है कि 1 सेकंड तो बहुत छोटा सा होता है। तो नॉर्मली हम जब फोटो खींचते हैं नॉर्मल सिनेरियो में जहां पर लाइट का कोई इशू नहीं है हमारे साथ, तो 1/50 से ऊपर पर 1/100 एक अच्छी स्पीड है शटर की। तो शटर में लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये लाइट से ही कंसर्निंग नहीं है। जब आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की फोटो खींचते हैं, कोई दौड़ती हुई बाइक, तेज स्पीड से चलती हुई कार, कोई घोड़ा दौड़ रहा है, या स्पोर्ट्स की जिसमें कोई स्पोर्ट्समैन दौड़ रहा है, ऐसी फोटो जब आप क्लिक करते हैं तो आपको शटर स्पीड ज्यादा रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम फोटो में क्या करते हैं, हम एक मूवमेंट को फ्रीज करते हैं, यही करते हैं, फ्रीज कर देते हैं हम किसी मूवमेंट को, तो वो फोटो शार्प आएगी अगर आपने उसको बहुत जल्दी से उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फ्रीज कर दिया। अगर आपने उसकी शटर स्पीड को घटा दिया उस समय, तो क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो शार्प नहीं दिखाई देगा, वो कहीं कोनों से ब्लर हो जाएगा। कई बार होता है ना फोटो खींचते हैं रात को, तो और किसी ने ऐसे हाथ हिला दिया तो हाथ वो ब्लर होता हुआ यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, हम हमेशा ऑटोमेटिक मोड पे फोटो खींचते हैं, फोन से हमेशा ए मोड पे खींचते हैं फोटो, और तो कुछ चेंज करते नहीं है। तो कैमरा क्या करता है, लाइट को बढ़ाने के लिए शटर की स्पीड घटा देता है। वो रात के समय क्योंकि लाइट कम है तो वो शटर स्पीड को घटा देता है। अब जैसे ही हम कहीं पे मूव हुए वो उसको फ्रीज नहीं कर पाएगा और हमारी फोटो शार्प नहीं आएगी, ये कारण है। तो दूसरा हो गया बेटे शटर, और तीसरी चीज हमारे पास है आईएसओ। ये मिनिमम 100 से शुरू होता है और ये आजकल 32,000 50,000 इस तरीके का आपको कैमरे में मिलता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या करता है, ये आर्टिफिशियल तरीके से लाइट बढ़ाता है। लाइट कहीं से नहीं मिल रही, ना लाइट अलग से उससे लाइट आ रही है, ना अपर्चर यूज कर रहे हैं हम, ना शटर। ये वैसे ही जैसे हम कई बार मोबाइल में नहीं होता कि एक्सपोजर बढ़ा दो तो थोड़ी डार्क स्पॉट है उसको हम ब्राइट कर देते हैं, उस तरीके से लाइट बढ़ा देता है। और ये हमें आइडियली कभी हम लो लाइट में अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं 1000 से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग 1600 भी करते हैं, लेकिन जब हम 1000 से ऊपर जाते हैं तो फोटो में ग्रेन्स आने लगते हैं। ग्रेन्स दाने दाने देखे होंगे ना अपने फोटो में, जब भी आप अंधेरे में फोटो खींचते हैं तो आपकी फोटो में दाने दाने से आ जाते हैं, डॉट्स आ जाती हैं, उसे कहते हैं हम अपनी फोटोग्राफी की लैंग्वेज में ग्रेन्स। तो आपकी फोटो में नॉइस आने लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप उसको जब मैनुअल मोड पर फोटो को खींच रहे हैं, आप उसको 1000 या 1200 या मैक्सिमम बहुत वर्स्ट सिचुएशन है 1600 से ज्यादा तो आपको बढ़ाना ही नहीं है। तो 50,000 का कोई मतलब नहीं है, वो दे भी रहे हैं तो देते रहे, हमें 1600 से ज्यादा यूज ही नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? एथिकल है, आप फोटो के साथ मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब क्रिएटिव फोटो की बात आती है ना, क्या आप अपने वेडिंग फोटोग्राफर को कहोगे कि मैनिपुलेशन नहीं करनी? नहीं कहोगे ना। तो हाँ, फोटो जर्नलिस्ट को जरूर कहोगे, फोटो कंपटीशंस में आप कभी नहीं भेजोगे। लेकिन आज की सच्चाई है मैनिपुलेशन, ये सच्चाई है क्रिएटिव फोटोग्राफी की। तो आपको मैनिपुलेशन भी सीखनी पड़ती है और ये इतनी आसान नहीं है, इसके बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं। मतलब फोटो के फील्ड में आजकल सिर्फ फोटोग्राफर नहीं होता, पोस्ट प्रोडक्शन वाला भी होता है जो कलर ग्रेडिंग करता है, और वो बहुत क्रिएटिव वर्क है कि आप एक फोटो को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन है, ये मेरी फोटो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद थी। एक्चुअल फोटो बेटे ये थी जो मैंने क्लिक की थी अपने कैमरे से, उसके बाद मैंने मैनिपुलेशन के साथ इसको ऐसा बनाया, इसके कलर्स को मैंने और अच्छा बनाने की कोशिश की, और उसमें टाइम लगता है। मैंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया ये सीखने में कि मैं जैसे एग्जैक्टली जैसे कलर चाहता हूँ वो कैसे आएंगे। और फिर मैंने कुछ चीजें और भी करी। ये तारें थी, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतनी अच्छी चीज है तो उनको इन तारों वारों से खराब ना करें, व्यूज अच्छे रहें, है ना। तो फिर ये तारें मैंने रिमूव की। तो ये भी मैंने फोटोशॉप वगैरह में जब आपकी तरह स्टूडेंट था तभी सीख लिया था मैंने।
तो आप ये चीजें कर सकते हैं फोटो को अच्छा बनाने के लिए। और ये देखो, ये तो मेरी नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से लिए दिखाने के लिए। तो एक सिंपल फोटो, बिल्कुल डल फोटो है ना, और बिल्कुल लो सैचुरेशन वाली फोटो जिसको हम कहेंगे। अब ये देखो, इसको कैसे थोड़ा बेटर बना दिया गया। कभी कभी कलर ग्रेडिंग के चक्कर में ऐसा भी हो जाता है कि आप बना तो अच्छा चाहते हैं और वो बिगड़ जाए और वो बिगड़ेगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है, शुरू में होता ही है, मुझसे आज भी हो जाता है। तो वो एक सीखने की प्रक्रिया है ना। तो अब पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करें, ये सवाल आता है। एक तो आपके फोन में, आप अगर मोबाइल से फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको फोन में कुछ चीजें मिलती हैं, एडिट के ऑप्शन में जाते हैं और आपके पास कुछ कंट्रोल्स होते हैं। तो एक तो क्या होता है कि वो कंट्रोल्स हमें यूज करने ना प्रॉपर्ली आते नहीं है। हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट को हाई कर दो, एक्सपोजर अगर कम है तो थोड़ा सा बढ़ा दो, ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर हमें पता हो ना कि किसको कितना घटाना बढ़ाना है, क्योंकि मेरे जहन में ये रहेगा कि मैंने एक चीज को बढ़ा दिया है ना, तो इसके बाद मुझे तीसरे नंबर पर एक ऐसा कंट्रोल भी मिल रहा है जहां मैं इसको घटा के और सही कर दूंगा, कि वहां पे तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन वो ठीक हो जाएगा, ये पता होना चाहिए मेरे को। तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीख सकते हैं। आपके पास लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, नहीं तो हमारे कॉलेज में तो है ही, वहां पर आप सर से निवेदन करके वो डाल सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी फोटोज के साथ, अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं। तो वाइडली यूज सॉफ्टवेयर लाइटरूम, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं। एक तो लाइटरूम आप ऐप के रूप में अपने फोन में भी डाल देते हैं, उसमें बहुत सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, लेकिन उसको सीखना, YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको प्रोफेशनली सिखाते हैं, आप वहाँ से सीखिए। आप इनके कुछ फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे लिंक्डइन का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप जरूर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1400 रुपये महीना चार्ज करते हैं, लेकिन पहले महीने ट्रायल होता है, 1 महीने का फ्री। आप वो ट्रायल तो जरूर ले लो, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, वो 1 महीना आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल। School.com लिखा है ना मैंने, ये लोग फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको, यहाँ से कर सकते हो, कुछ पेड भी होते हैं, तो आप इनको जरूर विजिट कर सकते हैं। आप अच्छी अच्छी फोटो कीजिए, आपको सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है, उसमें फेसबुक पे नहीं डालनी, इंस्टाग्राम पे भी नहीं डालनी। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, शटरस्टॉक, शॉपिफाई, एलमी, आईस्टॉक, एडोब स्टॉक, यहाँ पर आप अपनी फोटो डालिए, क्योंकि कॉपीराइट के बारे में आपको पता होगा। हम जब इंटरनेट से कुछ भी गूगल करके फोटो उठाते हैं तो उसमें कॉपीराइट का इशू होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनको फोटो की जरूरत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इन वेबसाइट्स पर जाते हैं और इनकी कुछ भी जिस अमाउंट में इन्होंने फोटो बेच रहे हैं, जो उसका प्राइस है, वहां से खरीद सकते हैं। अगर उस फोटो को कोई खरीदेगा तो आपको उसका एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, कंपनी अपना कमीशन रखती है, तो आप यहाँ पर अपनी फोटो को बेच सकते हैं। थैंक यू।